हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। कक्षा 11वीं की वाणिज्य वर्ग में जो है आपका टॉपिक चल रहा है। ये कल व्यवसाय के बारे में अपनी चर्चाएँ कर रहे हैं। तो देखिए, आज तारीख 6/10/2020 हो चुकी है। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि कौन कौन से जो हो इसमें अधिकार हैं, इनके बारे में आपको चर्चा की गई। कौन कौन से जो है इसमें दिए गए हैं। तो सबसे सिस्टम नहीं है, व्यावसायिक नियंत्रणता का अभाव पाया जाता है। और उसके गुण के बारे में चर्चा की थी कि गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो वो एक स्वामित्व के कई लाभ हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं जो मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे पहला जो लाभ मैंने आपको 3 तारीख को बताया कि शीर्ष नियम एकल स्वामी को व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने की बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उसे किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वह तुरंत निर्णय ले सकता है और इसके कारण जो भी उसे कोई लाभ का अवसर प्राप्त होता है वह समय रहते उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करता है। नंबर 2, सूचना की गोपनीयता रहती है। एकल स्वामित्व अकेले ही निर्णय लेने का अधिकार रखता है, इसलिए व्यापार संचालन में भी समुद्र में सूचना को गुप्त रखता है तथा गोपनीयता की जो है रखता है गोपनीयता बनाए रखता है। वह किसी कानून के अंतर्गत अपने लेखक जोखों को प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रखता। अगला जो है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाता है। एकल स्वामी संपूर्ण लाभ का ग्रहणकर्ता होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से वह अपने प्रयत्नों के लाभ को प्राप्त करता है, क्योंकि वह अकेला स्वामी होता है। इसलिए उसे लाभ किसी के साथ हिस्सा बांटने की आवश्यकता नहीं है। उसे कोई कठिन परीक्षण करने के लिए अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। अगला लाभ है उपलब्धि का एहसास। अपने स्वयं के लिए काम करने से व्यक्ति की संतोष प्राप्त होती है। तो इस बात का एहसास है कि वह स्वयं भी अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है, न कि उसे आत्मसंतोष प्रदान करता है, बल्कि स्वयं की योग्यताओं में आस्था और विश्वास की भावना को बल मिलता है, उत्पन्न करती है। और स्थापित करने और बंद करने में सुगमता। व्यवसाय में प्रवेश के लिए न्यूनतम वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। ये एकल स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण लाभ है। एकल स्वामित्व को शासित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप ऐसा है कि इसके कम से कम नियमन है। इसलिए इसको स्थापित करना और इसे बंद करना भी सुगम माना जाता है। तो देखिए, स्थापित करना और करने में सुगमता जो है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है और डिसीजन एक ही व्यक्ति के माध्यम से लिया जाता है। तो ये है गुण, लाभ। अब है सीमाएँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सीमाएँ जो हैं वो हैं कि उपयुक्त लाभों के होते हुए भी एकल स्वामित्व की कुछ सीमाएँ हैं। इसमें से कुछ प्रमुख सीमाएँ हैं, वो कौन कौन सी। नंबर 1, सीमित संसाधन। एक एकल स्वामी के संसाधन उसके व्यक्तिगत बचत और दूसरों से ऋण लेने तक ही सीमित है। बैंक और दूसरे ऋण लेने वाले संस्थान एक एकल स्वामी को दीर्घ अवधि ऋण देने से संकोच करेंगे और व्यापार का आकार जो है साधारणतः छोटा रहता है तथा उसके विस्तार की संभावना भी कम होती है, जिसका ये बड़ा कारण है संसाधन की कमी और अभाव। व्यवसाय इकाई का सीमित जीवन काल। कानून की दृष्टि से स्वामी और स्वामित्व दोनों एक ही माने जाते हैं, और स्वामी को मृत्यु और दिवालिया होना और बीमारी से व्यवसाय को प्रभावित करता है, तो इससे ही हो सकता है। असीमित दायित्व। एकल स्वामित्व की एक बड़ी हानि है, स्वामी का असीमित दायित्व होता है। सबसे बड़ी कारण, क्योंकि वो अपनी शक्तियाँ, उनके पास बहुत सारी अधिकार या शक्तियाँ होती हैं। यदि व्यापार में सफलता रहती है तो लेनदार अपने लेनदारों को न तो केवल व्यवसाय की परिसंपत्तियाँ बल्कि स्वामी की निजी संपत्तियों को भी वसूल कर सकता है। एक ही गलत निर्णय या फिर प्रतिकूल परिस्थिति के कारण स्वामी में भारी वित्तीय भार बढ़ सकता है। इसी कारण इसे एकल स्वामी परिवर्तन अथवा विस्तार का जोखिम उठाने के लिए कम ही तैयार होता है। इसके बाद सीमित प्रबंध योग्यता। स्वामी पर प्रबंध संबंधी कई उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे क्रय विक्रय वित्त आदि। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ की संसाधनों की कमी के कारण गुणी पर निर्भर करता है। तो देखिए, मैंने आपको लाभ पढ़ाए हैं कि लाभ कौन कौन से हैं। आज मैंने सीमाएँ पढ़ाई हैं कि सीमाएँ कौन कौन सी हैं। सीमित संसाधन पाया जाता है, व्यवसाय की इकाई का सीमित जीवन काल होता है, असीमित दायित्व पाया जाता है और सीमित प्रबंध योग्यता पाई जाती है। इसके बारे में अपने यहाँ चर्चा की है।
तो सीमित इस लाभ के बारे में मैंने आपको बताया कि लाभ, सबसे पहला लाभ कौन कौन सा होता है उसके बारे में अपनी चर्चा की। शीर्ष निर्णय लिया जाता है, सूचना की गोपनीयता पाई जाती है। अगला लाभ जिसमें बताया गया कि प्रत्यक्ष से प्रोत्साहन होता है, उपलब्धि का एहसास होता है, स्थापित करने और बंद करने की सूचना होती है। और सीमाएँ कौन कौन सी होता है, सीमित संसाधन होता है, व्यवसाय की इकाई का सीमित होना, असीमित दायित्व होना और सीमित प्रबंध योग्यता की माना जाता है कि योग्यता की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है सीमित प्रबंध, ये स्वामित्व प्रबंध संबंधी कई उत्तरदायी होते हैं, जैसे क्रय विक्रय वित्त आदि। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इसी सभी क्षेत्रों को श्रेष्ठ या संसाधन कमी के कारण ये गुणी हो सके। तो ये देखिए आपको जो लेसन बताया गया है, महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को न तो भर्ती कर सकते हैं और न ही उन्हें रोका जा सकता है। इसलिए सारांश ये है कि एकल स्वामित्व के दोषों के होते हुए उसके उद्यमी इस संगठन को अपनाते हैं, क्योंकि वह उन व्यवसायों के लिए सर्वोत्तम है जिसका आकार छोटा होता है, जिससे कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जहां ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं भी दी जाती हैं। तो देखिए एकल स्वामित्व के गुण, विशेषता और लाभों के बारे में अपन चर्चा की है और किताब में आपको अच्छे से पढ़ना, मैंने आपको समझा दिया है। किसी प्रकार की मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो मैंने आपके गुणों या लाभ या दोष जो है मैंने आपको, या सीमाएं जो हैं मैंने आपको बता दी गई है और अच्छे से आपको याद करना है। किताब खोल करके जो 11वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो जो पेज नंबर देख करके वो पेज देखें, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझा करके भेज रहा हूँ, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो आप भी उसी हिसाब से जो है पढ़ाई करें। अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से या ग्रुप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आज के लेसन में आपको जो है सीमाएं पूरी करवा दी गई हैं। किसी प्रकार की फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। जब तक के लिए जय हिंद।